नमस्कार दोस्तों, तुझको चलना होगा कि आज के शो में आपका स्वागत है। हैप्पी अर्थ डे। आज अर्थ डे है, तो आज बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो मैं आपको दूंगी। पिछली बार आपको मैंने बताया था कि ज़िंदगी में वॉकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और वॉक करने के क्या आसान तरीके हैं और कितनी आसानी से जो है एक ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, जो आपको आगे चलकर किसी भी बीमारी को रोकने में मदद करती है, स्पेशली जो है हार्ट डिजीजेस को। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो कर रहे होंगे और आपको वो जानकारी पसंद आई होगी। अब वॉकिंग के बाद बात आती है डाइट्स की। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में हम वही चीज़ें बताते हैं जो किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन में काम आती है, और उसका मकसद यही है कि उसे आप सीखें और उन बीमारियों को बहुत ही प्रारंभिक लेवल पर ही, बहुत ही शुरुआती दौर में ही जो है आप उसकी रोकथाम करके उसे आगे न बढ़ने दें। तो डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है और डाइट की जानकारी देने के लिए आपके पास डाइटिशियन होते हैं चैनल्स पर भी, यूट्यूब चैनल्स पर भी, और भी मीडिया के क्षेत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, फिटनेस चैनल्स हैं जिसमें आपको फिटनेस एडवाइज़र भी उसकी जानकारी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल्स में मुझे जाने की ज़रूरत है। और एज अ डॉक्टर हम अपने पेशेंट्स को क्या बताते हैं, यही मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में होता है, आसानी से सबको समझ में आता है। और फाइनली इसका मकसद ये होता है कि इतने डिटेल्स में न जाके मोटा-मोटा आप समझें और उसको फॉलो करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम डॉक्टर्स के लिए होता है, हमें चाहिए होता है रिज़ल्ट। हमें किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए होता है, जो मैंने फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने के जो पिछले चैनल था उसमें भी बताया था, पिछले एपिसोड में। और इस बार जो मैं डाइट्स पे बता रही हूँ उसमें भी बताना चाह रही हूँ कि फाइनली हमें चाहिए होता है रिज़ल्ट, कि मतलब जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं उसे आप अपना रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है। बहुत डिटेल्स में केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए किसी चैनल को या किसी शो को दिखाने का कोई मकसद नहीं है। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि डाइट को हर तरह के पेशेंट को हमें बताना होता है, कम समय में बताना होता है, और इस तरह से बताना होता है कि अगली बार वो उसको फॉलो करें, उससे सीख के आएँ और किस प्रकार से अपनी बीमारी की रोकथाम में उनको उससे मदद मिले। तो डाइट के लिए जो तरीके होते हैं, वो हमें देखना है कि पेशेंट किस एरिया से बिलॉन्ग करता है, रूरल एरिया से है या शहर से है, अर्बन एरिया से है, या फिर पेशेंट जो है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और एजुकेशनल लेवल क्या है। ये सब कुछ देखते हुए हमें फाइनली एक कंक्लूजन बनाना होता है और ऐसी बात बतानी होती है जो बहुत ही मोटे-मोटे तरीके से बताई गई हो पेशेंट को, और उसे फॉलो करने में आसानी हो और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हो। तो डाइट्स के क्षेत्र में छोटे-छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है उनकी साइंस की बुक में, प्राइमरी क्लासेस से ही, इसलिए सबको कुछ न कुछ बातें रटी रहती हैं कि स्टेप वाइज़ कौन-कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या जिनके बारे में हमें जानना है, जो हमारी डाइट में होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड नट्स। ये 5-6 जो है हेडलाइंस होती हैं जिसके अंदर जो है जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, और डाइट्स के लोग भी, डाइट्स के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं इसको। जो डायटेटिक्स में कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन, वो सब लोग पढ़ते हैं इसको। और इसी हेडलाइन में हम आपको इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। पर मोटा-मोटा ये जानना है, हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता, सभी इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। मोटा-मोटा हमें ये बताना है कि फाइनली कंक्लूज़न क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें जो खाने की होती हैं, जो आमतौर पे मीठी होती हैं और अनाज वगैरह से मिलती हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे फैट हैं, जो तेल या चर्बी होती है, जो हम तेल या घी इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम मेनली फैट्स को गिनते हैं। तीसरे नंबर पे हैं प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, और ज़्यादातर हम दाल के फॉर्म में इंडियन सिनेरियो में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉन-वेज कम इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध या दूध से बने हुए आइटम, और इनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चेंजेस आए हैं समय के साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स में, ये मैं धीरे-धीरे करके अपने शोज़ में कवर करूँगी। आज जितना मुझसे हो पाता है वो मैं बताऊँगी। और इसके बाद आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं किताबों में, जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स का सोर्स है, और फाइबर और या रफेज का भी सोर्स है। और इसके बाद आते हैं फिश, जो कि एक बहुत ही सेफ और बेनिफिशियल नॉन वेज है, जो कि इंडिया में कंपेरेटिवली यूज़ होता है अदर नॉन वेज के कंपैरिजन में। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी नट्स के बारे में। नट्स मेनली टर्म है ड्राई फ्रूट्स के लिए, और जो कॉमन ड्राई फ्रूट्स हैं उनका हम किस तरह वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो हमारे काम आए और हमारी बीमारी को न बढ़ाएं, ये मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट का मेजर पार्ट है,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी जो इंडियन थाली तैयार होती है जो खाने की, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रीजन का हो, उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। और इनफैक्ट रिकमेंडेशन भी जो में भी जो मेजर पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब हमारे डाइट का मेजर पार्ट 60 to 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें मेनली अनाज के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब जो अनाज खाते हैं, जिस एरिया में जो भी अनाज ज़्यादा पॉपुलर है उस हिसाब से, और अनाज के रूप में हम इनको लेते हैं और हमारे डाइट का ये मेजर पार्ट बनाते हैं। हमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इनसे मिलती है, और इन्हें हम अगर ज़्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी को भी जन्म देते हैं। ये छोटी चीज़ें हमें कई बार हम नेग्लेक्ट करते हैं, पर हमें जाननी होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली जो हमारे लेने का तरीका है वो मेनली हम ब्रेड के रूप में, रोटी के रूप में, पराठे के रूप में लेते हैं। और जो हमारा आजकल का वर्किंग लेवल है, जिस तरह के स्ट्रेस वाली वर्किंग कंडीशंस हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी लोग कम कर पाते हैं और अपने एक्सरसाइज वगैरह पे कम ध्यान दे पाते हैं, इस सिनेरियो में हमें कार्बोहाइड्रेट को हमेशा होल ग्रेन या होल पोर्शन के रूप में लेना होता है। ये होल ग्रेन का मतलब है कि हम कोई भी जो वीट से बना हुआ सामान या गेहूं से बना हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं या चावल इस्तेमाल करते हैं, उनकी रिफाइनिंग ना करके हम होल ग्रेन लें, यानी कि उनको पूरा का पूरा ही इस्तेमाल करें। जैसे गेहूं अगर पिसा हुआ यूज़ करते हैं तो उसमें से हम छिलका उतारे बिना ही जो भी उसमें से चोकर या उसको छानने पर जो पदार्थ निकलता है उसे ना निकाल करके पूरा ही इस्तेमाल करें। और इसी तरह होल ग्रेन का बना हुआ अगर ब्रेड मिलता है तो उसको इस्तेमाल करें। जो लोग रूटीन में ब्रेड खाते हैं, जिन्हें नहीं सुविधा है और चीज़ों को प्राप्त करने की, और या फिर राइस भी इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है रिफाइन किया हुआ ना हो, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज़ बाकी जो है हमें सिर्फ एनर्जी देने के काम में आते हैं। दिन भर के लिए जो हमें काम करना है, उसके लिए, हमारा जीवन चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए तो काम में आते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी के लिए, हमारी सेहत के लिए हर तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी पूरी डाइट में, और इसीलिए इसे पहले स्थान पर रखा गया है और इसीलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पर हमेशा ये ध्यान रहे कि पोर्शन साइज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, मॉडरेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कि हम कितनी मात्रा में खाते हैं। बदलते हुए सिनारियों में, बढ़ती हुई बीमारियों के दौर में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम खाने की मात्रा कितनी खाते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हम खाने की मात्रा नहीं देखा करते थे, बल्कि उस वक्त कॉम्पिटिशन्स होते थे आपस में कि कौन कितना खा लेता है। पर अब ज़माना बदला है। बदलते हुए समय के साथ बजाय ये सोचने के कि बीमारियां इतनी क्यों बढ़ी हैं, अब ये सोचना है आप लोगों को, बीमारियां क्यों बढ़ी हैं ये तो डॉक्टर सोचेंगे, पर आगे करना क्या है इसकी चिंता आपको करनी है। और उसके लिए डॉक्टर जो एडवाइस दे रहे हैं उसको मानना है, अपने डाइटिशियन की एडवाइस को मानना है, अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को मानना है, और पोर्शन साइज को हमेशा कम करना है। मतलब खाने को हमेशा मॉडरेशन में, यानी कम मात्रा में लेना है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना खाना है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं डाइट के, उनको मैं एक एक करके कवर करूंगी। उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि उनकी जितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही आप लें और उसके बाहर ना जाएं। और इसीलिए पोर्शन साइज या मॉडरेशन में डाइट को लेने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझते ही हैं, जटिल या कोई बहुत ही उलझी हुई प्रकार, और सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनको पचाने में, उनको पचाने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, और उनमें बहुत सारे जो हैं उनकी जो संरचना होती है वो इतनी जटिल होती है कि वो तुरंत हमारे अंदर जाकर शुगर नहीं प्रदान करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम ही है शरीर के अंदर जाकर टूटकर शुगर प्रदान करना। तो जो जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें धीरे धीरे शुगर प्रदान करते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, और धीरे धीरे हमें ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो हमारे डेली रूटीन में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपनाना चाहिए। दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं सिंपल वाले, जिन्हें हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। वो जो ज़्यादातर हमें किसी न किसी बेवरेज से या किसी भी प्रकार के जूस से मिल जाते हैं, इसलिए हमें इन सिंपल वाले जो शुगर्स होते हैं ये हमारे शरीर में जाते ही तुरंत ही शुगर प्रदान करते हैं, जिससे उस वक्त तो हमें बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है, पर बहुत ही जल्दी ये एनर्जी लूज़ भी हो जाती है
और हमें फिर से भूख लग जाती है। इस तरह ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान करते हैं और बार बार भूख लगने से हमारी ओबेसिटी बढ़ती है, बार बार खाने से। तो सिंपल शुगर्स जो है वो ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स में मैंने बताया, उनके नुकसान में मैंने बताया कि ओबेसिटी ही होता है और ओबेसिटी से ही हमें बचना है अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम ज़्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी क्या करती है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदेह बन जाते हैं? वो ये है कि जब भी कोई ओबेसिटी बनती है, चाहे वो चाइल्डहुड ओबेसिटी हो, एडोलेसेंट में हो या एडल्ट्स में हो या एल्डरली एज में हो, जब भी ओबेसिटी या मोटापा बढ़ता है तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे अंदर शुगर के मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ नाम की बीमारी से बचे रहते हैं। अगर किसी कारण से ये इंसुलिन काम ही ना करे, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे को जल्द से जल्द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। और इसलिए इससे बचने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही मॉडरेशन में, कम मात्रा में लेना होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेना पड़ता है। सिंपल शुगर हमें अवॉइड करना होता है। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ज़्यादातर हमें वेजिटेबल्स में मिलते हैं या फिर होल ग्रेन, जो हमने बताया कि हम इस रूप में अनाज को लें कि उसे ज़्यादा रिफाइनिंग ना की गई हो, तब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वेजिटेबल्स भी अगर ज़्यादा कुक ना करके थोड़ा सा स्लाइटली रॉ या अनकुक टाइप की होंगी तो वो हमारे लिए, मतलब लाइटली कुक्ड होंगी तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और साथ ही सैलेड के रूप में अगर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलेड और फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती हैं। सिंपल शुगर वो हैं जो ज़्यादातर जूस के रूप में लिए गए हैं, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं जूस को देना। अगर आप खाने को पूरी तरह से खाने में सक्षम हैं, फल को भी पूरा खड़ा खाने में सक्षम हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय शुगर लेने बजाय सिंपल शुगर या सिंपल जूस के फॉर्म में उसको लेने के। फिर भी फ्रूट में जो जूस है, जो शुगर है, वो नेचुरल फॉर्म में होने के कारण उतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि हमारे ये जो नकली तौर पे जो शुगर जूसेस बने हुए होते हैं, जो बेवरेजेस हैं, जैसे जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, फ्रूट जूसेस जो केमिकल से बने हुए पीते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ना सिर्फ वो आपकी सिंपल शुगर की मात्रा को बढ़ाकर आपका जो है बार बार हंग्री और बार बार भूखा होने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। और इसके अलावा और भी तरह के केमिकल्स होने के कारण उनसे दूसरे नुकसान भी आपको होते हैं। तो सिंपल शुगर यानी कि सिंपल जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ अवॉइड करिए, जिनसे बहुत ही ईजिली आपको शुगर मिल जाता है। या बच्चे जो चॉकलेट्स या अदर जो शुगर के प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, तरह तरह की टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, इनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब से वही नुकसान होते हैं जो मैंने बताया कि आपको बार बार भूख लगेगी और आप जो है ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है बॉडी में और आपकी बॉडी को धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देता है। आप कई बार पूछना चाहते हैं कि फ्रूट्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फ्रूट्स को बीच की कैटेगरी में रखना चाहिए। उनसे भी बहुत जल्दी हमें शुगर मिलता है फ्रूट्स को खाने पर, क्योंकि वो जूसी होते हैं, तो वो शरीर में जाते ही तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कई बार उन्हें सिंपल की भी कैटेगरी में रखते हैं। उनकी भी संरचना इतनी जटिल नहीं होती जितनी वेजिटेबल्स या ग्रेन्स की होती है, अनाज की होती है। उनकी संरचना कंपैरेटिवली सिंपल होती है, पर फ्रूट्स में एक ये एडवांटेज है कि होल फ्रूट खाने पर कुछ मात्रा में फाइबर हमें उनसे भी मिलता है। इसके अलावा एडिशनली हमें फ्रूट से विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें लेते हैं तो कुछ दूसरे फ़ायदे हमें मिलते हैं। और जो फ्रूट का जो शुगर होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी कार्बोहाइड्रेट वैल्यू लो होती है और लो कार्बोहाइड्रेट हमें उनसे मिलता है। तो जो केमिकली प्रिपेयर्ड जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनके कंपेरेटिवली ये सेफ होते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को लेके जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे, जो विचार थे, उनमें ज़रूर चेंज आएगा और उनको लेने के तरीके में भी चेंज आएगा। और बहुत तेज़ी से जो फ्रूट जूसेस, कैन फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने की जो होड़ लगी रहती है इस गर्मी में, उससे आप बच के रहेंगे। और मानती हूँ कि इस बार गर्मी जल्दी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। उसके लिए आपको हमेशा होममेड फ्रूट जूसेस पे निर्भर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पूरा खड़ा फल खाएं, पूरा होल फ्रूट, होल रॉ फ्रूट खाएं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको रफेज भी प्रदान करेगा और शरीर में हाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा भी अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ आज के शो को समाप्त करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है और ये सीरीज़ चलती रहेगी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की। मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।